हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नॉर्मलिटी क्या होता है, और इसमें एक टर्म हम लोग यूज करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट और एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और एन फैक्टर को इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, जो किसी भी सब्सटेंस का हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी सीखेंगे और एन फैक्टर निकालना हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप नॉर्मलिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसको पूरा देखिए। के बाद वाले लेक्चर में सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे निकालेंगे और नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम बताएंगे जो नॉर्मलिटी क्या होता है और नॉर्मलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन का यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे, उसको अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है खूब ध्यान से सुनिएगा और अपने नोटबुक में उसको कॉपी कीजिएगा, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। आपका डाउट मैं पूरा कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगता होगा, और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जब भी आप लेक्चर मेरा सुन रहे हैं तो उसके नीचे एक रेड कलर का एक आइकन रहता है जिसका नाम है सब्सक्राइब। तो उस सब्सक्राइब को आप प्रेस कर दीजिए, कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इतना कस के प्रेस कीजिए जो उसका आवाज़ जो है मेरे कानों तक आए। तो उसको प्रेस कर दीजिए और एकदम बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ सके और उनको बेस्ट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उनको मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलिटी पूरा देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका नॉर्मलिटी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट आता भी है तो आप उसको मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का मतलब हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है, प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट में अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लिए लीटर में लिए हैं, अगर ml में रहेगा तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म आप देखे होंगे ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट को समझेंगे तभी तो नॉर्मलिटी आएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके मास में अगर उसके इक्विवेलेंट मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मास को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मोलर मास में अगर हम एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो वही उस सब्सटेंस का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। अगर इस दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो एक फार्मूला बन जाएगा नॉर्मलिटी का, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। तो नॉर्मलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। तो एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास। तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट into
1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट वेट है उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, उसका जो फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया किसका, नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं होगा सॉल्यूशन का, अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं होगा ml में होगा, तो 1000 से यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब आपको एन फैक्टर अगर आपको निकालने आता है तो नॉर्मलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको इसी लेक्चर में समझाएंगे। डिटेल में अगर एन फैक्टर आपको समझना पड़ेगा तो उसके लिए मेरा अलग लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो एन फैक्टर का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एन फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और एन फैक्टर निकालना हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसका मतलब हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो आप इसको मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास। तो गिवन मास में अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल, क्योंकि मोल हम लोग जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अब बाई मोलर मास। तो यहाँ पे आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, हम लोगों को नॉर्मलिटी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला काम आएगा। ये डिफिनेशन वाला है और डिफिनेशन को हम लोग ब्रेक करके ये फार्मूला बनाया है, तो दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को भी आप मोल के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, तो सॉल्यूट का मास लेना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, ऊपर हो जाएगा एन फैक्टर। तो इसी को आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट में अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मोल आएगा, तो मोल इनटू एन फैक्टर। तो किसी भी सब्सटेंस के मोल में अगर एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वही कहलाएगा उसका क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट को आप या तो कह दीजिए गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, या इसी को आप बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एन फैक्टर। किसी भी सब्सटेंस के मोल में अगर एन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज इस फॉर्मूला में है। तो नॉर्मलिटी क्या हम लोग समझ गए। तो नॉर्मलिटी का मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी। और किसी भी सब्सटेंस का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो उसके मोलर मास में अगर एन फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। तो अगर एन फैक्टर अच्छा से आप सीख जाएंगे तो किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना आपके लिए आसान होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब हम लोग रिलेशन लिखते हैं मोलारिटी और नॉर्मलिटी में। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल टू जान गए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लोग डिवाइड करें, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो नॉर्मलिटी को अगर डिवाइड करेंगे मोलारिटी से तो क्या हो जाएगा, n बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पूरा को डिवाइड करेंगे किससे, मोलारिटी से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे देखिए पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं n अपॉन m इक्वल टू n फैक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। तो इसका मतलब हो गया मोलारिटी में अगर हम n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या होगा, नॉर्मलिटी। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोगों को नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा तो नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा, उस सब्सटेंस का मोलारिटी में अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या, अब n फैक्टर जो होता है वो आपको बताएंगे निकालना। n फैक्टर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। n का वैल्यू, n फैक्टर का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, 0 नहीं होगा। अब n अगर 1 आ जाए, जब n फैक्टर 1 आ जाएगा तो नॉर्मलिटी उस केस में किसके बराबर हो जाएगा, मोलारिटी के। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए n फैक्टर 1 आएगा तो डैट मीन्स नॉर्मलिटी जो है किसके बराबर हो जाएगा, मोलारिटी के। अगर n फैक्टर 1 से ग्रेटर आएगा तो नॉर्मलिटी जो है हमेशा ग्रेटर रहेगा या इक्वल टू रहेगा किसके, मोलारिटी के। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, मोलारिटी इन टू n फैक्टर। मोलारिटी में n फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी के बराबर होगा। इसका मतलब नॉर्मलिटी ग्रेटर होगा किससे, मोलारिटी से। और नॉर्मलिटी मोलारिटी के बराबर कब होगा, जब n फैक्टर 1 के बराबर होगा, तब इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट का हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे अगर गिवन हो 1n तो इसका मतलब होता है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी 1 होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। ऐसे आ जाएगा हाफ n, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.5 n। तो इसका मतलब हो जाएगा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कभी कभी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा तो n बराबर 1 ले लीजिएगा। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन आ जाएगा तो n बराबर हम लोग कितना मान लेंगे, 0.5 n। तो सेमी नॉर्मल भी इसको बोलते हैं। तो सेमी नॉर्मल को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह अगर 1/10 n दे या n/10 दे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 n। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डेसी। क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सॉल्यूट का 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1n का मतलब हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और इसको 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे। हाफ रहेगा तो सेमी नॉर्मल बोलेंगे, n/10 रहेगा तो डेसी नॉर्मल बोलेंगे। और एक 4 लिख सकते हैं, 1/100 अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 n, और इसको हम लोग बोलेंगे मिली। तो मिली नॉर्मल सॉल्यूशन।
और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट 0.01, तो 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको 0.5 n न दे के सेमी नॉर्मल दे देगा, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि एन फैक्टर जितना आसानी से हम लोग निकालना सीखेंगे उतना आसानी से नॉर्मलिटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो 3 केस में निकालते हैं, पहले एसिड के केस में, बेस के केस में और सॉल्ट के केस में। तो किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो उसके बेसिसिटी के बराबर होता है। डैट मीन्स कितना वो H+ आयन को रिलीज किया एसिड, वही उसका कहलाएगा एन फैक्टर। तो इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज। कोई एसिड कितना H+ आयन को रिलीज किया वही उसका कहलाएगा बेसिसिटी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एन फैक्टर। और कोई बेस के केस में अगर बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू एसिडिटी, और इसको हम लोग बोलेंगे इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयन रिलीज। तो कोई बेस जो है कितना OH- आयन को रिलीज करता है वही कहलाएगा उसका एसिडिटी, और उसी को हम लोग बोलेंगे उसका एन फैक्टर। और सॉल्ट के केस में बोलेंगे इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन। तो सॉल्ट के केस में हम लोग क्या करेंगे, या तो कैटायन का चार्ज देखेंगे या एनायन का चार्ज देखेंगे, किसी एक का चार्ज देखेंगे, और जितना चार्ज आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही कहलाएगा सॉल्ट का एन फैक्टर। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे H2SO4 का बात करेंगे तो H2SO4 अगर एक H को रिलीज किया, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन पे। H2SO4 जो है मैक्सिमम 2 H को रिलीज कर सकता है, एक भी कर सकता है। जब एक H+ को रिलीज करेगा तो इस केस में एन फैक्टर H2SO4 का कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर H2SO4 किसी रिएक्शन में 2 H+ को रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो जनरली हम लोग लेते हैं H2SO4 का एन फैक्टर कितना लेंगे 2, अगर कोई रिएक्शन गिवन नहीं हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, कितना H+ को रिलीज करता है उसी को हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर। आपको H देख के तय नहीं करना है। जैसे अगर H3PO4 में अगर बात करेंगे, इस पर आगे बताएंगे भी आपको, इसमें एन फैक्टर जो होगा, इसमें 3H जो है 3H 3O के साथ ज्वाइंट है, और जितना O के साथ H ज्वाइंट होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो इस केस में एन फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3H रिलीज होगा। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे H3PO3 का बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, 3H तो है लेकिन 3H रिलीज नहीं होगा। इसका अगर स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो एक O तो P के साथ होगा और 2 O के साथ 2 H होगा। तो 2 O के साथ जो H है वो तो रिलीज हो जाएगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। लेकिन एक H जो है वो रिलीज नहीं होगा, जो आगे हम आपको बताएंगे। तो इस केस में देखिए, तो आपको H देख के आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, जो उसका एन फैक्टर उतना ही होगा। आपको बाकी केस में आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ केस में आपको स्ट्रक्चर को ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर देखकर ही आप बता सकते हैं जो उसका एन फैक्टर कितना है। तो बहुत ही आसान होता है एन फैक्टर। अब कुछ एग्जाम्पल से आपको बताते हैं एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर अगर निकालना है तो एसिड के केस में जितना H+ आयन रिलीज होगा वही उसका हो जाएगा एन फैक्टर, या उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो ACl जो है, जब इसको पानी में डालेंगे, पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ACl कितना H+ को रिलीज करेगा 1, तो इसका एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 1। अगर हम लोग H2SO4 का बात करेंगे तो H2SO4 जो है ये एक भी रिलीज कर सकता है, 2 भी कर सकता है। तो अगर एक रिलीज करेगा H+ को तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, अगर 2 रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 मान के चल रहे हैं 2। एसिटिक एसिड जो है एक H+ को रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर 1। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक H+ को रिलीज करेगा तो 1।
लेकिन इस केस में अगर देखिएगा बहुत सारे ऐसे भी आपको एसिड मिलेंगे, जिस तरह फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ओलियम, इस तरह का बहुत सारे एसिड आपको मिलेंगे जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपको स्ट्रक्चर देखकर ही बताना होगा। अब अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये फॉस्फोरस हो जाएगा, ऊपर इससे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, फिर इसमें 2 ऑक्सीजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, और 4 ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो जितना O के साथ, ये तीनों में अगर आप देखिएगा O के साथ जितना H ज्वाइंट होगा वही H रिलीज होगा। तो यहाँ पे O के साथ, यहाँ पे एक हुआ, यहाँ पे O के साथ H है, यहाँ पे O के साथ H है, तो यहाँ पे जो H रिलीज होगा, कितना H रिलीज होगा, 3H रिलीज होगा, इसीलिए इसका जो N फैक्टर वो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर इसका हम लोग बनाएंगे, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हो गया H3PO4 का, अगर H3PO3 का देखेंगे तो वो हो जाएगा एक H, यहाँ पे OH, तो ये हो गया किसका, H3PO3 का। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक फॉस्फोरस के साथ रहेगा, एक OH, और यहाँ पे एक H जो रहेगा सिंगल रहेगा। तो ये वाला H तो रिलीज होगा, बट ये वाला H जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि 2H प्लस आयन रिलीज होगा, इसीलिए इसका जो N फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो हर एक केस में आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं जो उसका N फैक्टर कितना होगा। एसिड के केस में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर बात करेंगे H3PO2 का, तो H3PO2 का 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए OH कितना है, 1 है, तो एक ही H रिलीज होगा। तो इस केस में आपका कितना H रिलीज होगा, एक H रिलीज होगा, तो इसका जो N फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह बहुत सारे आपको एसिड मिल जाएंगे जिसको आप इनऑर्गेनिक में सीखेगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, देखना है कितना HO के साथ है, जितना HO के साथ होगा वो आयोनाइज होगा। लेकिन जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन ज्वाइंट होगा, जुड़ा हुआ होगा, वो H रिलीज नहीं होगा। और उस केस में हम लोग बोलेंगे जितना O के साथ H ज्वाइंट होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, N फैक्टर हो जाएगा। तो ये तीनों का आप ध्यान रखिएगा। अगर बेस के लिए बात करेंगे तो बेस के लिए जितना OH रिलीज होगा, तो इसमें कितना OH रिलीज होगा, 1, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इसमें कितना रिलीज होगा, 1, तो इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे OH माइनस कितना रिलीज हो सकता है, 2, तो इसका हो जाएगा 2। इसमें देखिए OH माइनस कितना रिलीज होगा, 3, तो इसका N फैक्टर हो जाएगा 3। तो इस तरह हम लोग बेस के केस में आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर सॉल्ट के केस में कहेंगे तो हम लोग चार्ज देखेंगे, तो पोटासियम का चार्ज कितना होगा, +1, क्लोरीन का -1। तो आपको देखना है या तो कैटायन का चार्ज देखिए या तो एनायन का। तो कैटायन का चार्ज कितना है, +1 है, तो मैग्नीट्यूड लीजिए, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अगर इसका हम लोग देखेंगे तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1, लेकिन 2 सोडियम है तो कितना चार्ज हो जाएगा, +2। और सल्फेट का चार्ज कितना होता है, -2। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जितना किसी भी सॉल्ट में जितना कैटायन का चार्ज होगा उतना ही एनायन का चार्ज होगा। तो किसी का भी चार्ज आप निकाल लीजिए, या तो कैटायन का या तो एनायन का। अब कैटायन का चार्ज जितना होगा उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मतलब प्लस माइनस आपको नहीं लेना है। तो कैटायन का जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका N फैक्टर, या एनायन का जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका N फैक्टर। लेकिन आपको माइनस प्लस नहीं लिखना है, क्योंकि N फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और वो हमेशा 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, वो कभी भी 0 नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। तो इसमें N फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। इस केस में अगर देखेंगे कैल्शियम का कितना हो गया, +2, सल्फेट का -2। तो आपको किसी एक को निकाल लेना है, या एनायन का चार्ज निकाल लीजिए या कैटायन का। तो इस केस में कितना हो जाएगा, N फैक्टर 2। अगर इसमें बात करेंगे तो अल्मुनियम का चार्ज कितना होता है, +3, लेकिन 2 अल्मुनियम है तो कितना हो जाएगा, +6। सल्फेट का बात करेंगे तो सल्फेट का होता है -2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का, -6। तो जितना कैटायन का चार्ज होगा उतना ही एनायन का चार्ज होगा। तो कैटायन का चार्ज देख लीजिए +6 है, तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए एक किसी का निकाल लेते हैं, या तो कैटायन का निकाल लीजिए या एनायन का। तो कैटायन देखेंगे तो अल्मुनियम है, तो 2 अल्मुनियम यहाँ पे है, तो 2 अल्मुनियम का चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका चार्ज आ गया +6। अगर यहाँ पे आयरन का बात करेंगे तो आयरन का यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2।
तो टोटल जो कैटायन है उसका चार्ज कितना हो गया +8, तो n फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 8। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो H2 आपको दिख रहा है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो ये H2O जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। यहाँ पे कैटायन और एनायन आयोनाइज होगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कैटायन का चार्ज लिख दीजिए, या एनायन का भी चार्ज आप देख सकते हैं। तो ये सल्फेट का चार्ज कितना होता है -2, तो 3 सल्फेट है तो कितना हो जाएगा -6, और इस सल्फेट का चार्ज कितना हो जाएगा -2, तो कितना हो गया -8। तो इस तरीके से भी बात करेंगे तो कैटायन का चार्ज +8 और एनायन का भी चार्ज हो गया -8, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 8। तो सॉल्ट के केस में आपको ध्यान रखना है, या तो आप कैटायन का चार्ज निकाल लीजिए या एनायन का चार्ज निकाल लीजिए, और कैटायन का जो भी चार्ज आएगा वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। लेकिन ध्यान रखना आपको चार्ज का साइन नहीं लिखना है। चार्ज अगर +8 आएगा तो n फैक्टर 8 हो जाएगा, चार्ज अगर -2 आएगा तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट के केस में बात कर सकते हैं। अब अगर किसी एटम का अगर n फैक्टर निकालना है तो n फैक्टर फॉर एटम, तो ये किसी भी एटम का जो n फैक्टर होगा उसके वैलेंसी के बराबर हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, अल्युमिनियम का बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3, सोडियम का बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो किसी भी एटम के लिए जितना उसका वैलेंसी होगा वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। अगर हम लोग आयन का बात करेंगे तो आयन के लिए n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर इज इक्वल टू इट्स चार्ज। तो किसी भी आयन का जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। जैसे अल्युमिनियम +3 का बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। सल्फेट का अगर बात करेंगे -2 चार्ज होता है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। कैल्शियम का बात करेंगे तो +2 होता है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो आयन के केस में जितना चार्ज होगा वही हो जाएगा उसका n फैक्टर। तो आयन के केस में जितना चार्ज होगा उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और वही कहलाएगा उसका n फैक्टर। तो एटम का n फैक्टर जान गए, आयन का n फैक्टर जान गए, एसिड का जान गए, बेस का जान गए और सॉल्ट का जान गए। तो ये आपको काफ़ी है क्वेश्चन जो भी नॉर्मलिटी पे आएंगे उस सब को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में अगर n फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आपका अलग एक सेपरेट मेरा लेक्चर है, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए n फैक्टर जो होगा इट इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे n फैक्टर। तो एक कंपाउंड हम लोग देखते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, तीनों केस में, न्यूट्रल केस में, एसिडिक केस में और बेसिक केस में उसका n फैक्टर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपाउंड का जो n फैक्टर है वो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का 3 केस में हम लोग n फैक्टर निकालेंगे, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। तो एसिडिक में अगर देखिएगा तो KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है Mn+2 में, और बेसिक में ये चेंज हो जाता है K2MnO4 में। और न्यूट्रल में ये चेंज हो जाता है MnO2 में। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पहले देखेंगे कितना का चेंज हुआ, तभी तो हम लोग n फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि n फैक्टर का मतलब हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से यहाँ का चेंज अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर Mn का बात करेंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 जा यहाँ पे हो जाएगा -8 और पोटासियम का हो जाएगा +1। तो मैग्नीज का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे मैग्नीज का था +7 और एसिडिक मीडियम में Mn+2 बन गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग कितना आया 5 का। अगर इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीज का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 8,
4 है तो 4 2 जा -8 और यहाँ पे +2, तो यहाँ पे मैग्नीज का कितना हो जाएगा +6। अब अगर बेसिक मीडियम में देखिएगा तो यहाँ पे कितना था +7 और यहाँ पे कितना होगा +6, तो कितना का चेंज आया 1 का। न्यूट्रल केस में देखिएगा तो इस केस में अगर यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2 2 जा -4, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, तो मैग्नीज का हो जाएगा +4। तो न्यूट्रल केस में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग आया +7 से +4, कितना का चेंजिंग आया 3 का। तो पोटासियम पर मैग्नेट का एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग आया कितना है 5 आया, तो इसका n फैक्टर इस केस में कितना हो जाएगा 5। और इस केस में देखिए अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे पोटासियम पर मैग्नेट को तो कितना का चेंजिंग आया ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो यहाँ पे था 6, यहाँ पे था 7, कितना का 1 का, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। और न्यूट्रल केस में अगर हम लोग देखेंगे तो +7 से +4 कितना का चेंजिंग आया 3 का, तो इस केस में n फैक्टर हो जाएगा 3। तो ये आपको ध्यान भी रखना है और याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटासियम परमैंगनेट का जो ऑक्सीडेशन का चेंजिंग हुआ +7 से +2 एसिडिक मीडियम में, +7 से +6 बेसिक मीडियम में और +7 से +4 किस मीडियम में न्यूट्रल मीडियम में, इसीलिए यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 5, यहाँ n फैक्टर हो जाएगा 1 और यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 3। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंजिंग होगा वही उसका हो जाएगा n फैक्टर। तो इसको आपको ध्यान रखिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होता है हम लोग जान गए, n फैक्टर निकालना हम लोग जान गए। अब हम लोग नॉर्मलिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ फ्लोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है, तो निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, HCl का वेट गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है, तो आराम से निकल जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट 3.65 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 कितना हो जाएगा 36.5 इंटू n फैक्टर। तो HCl के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml है, तो 1000 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया आपका पॉइंट कैंसिल होगा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो n बराबर कितना हो गया 1/2 और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.5। तो नॉर्मलिटी जो आया सॉल्यूशन का वो कितना आ गया 0.5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको मोल गिवन है, मोल गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, और हम लोग को क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी को हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मोल के टर्म में आप ग्राम इक्विवेलेंट लिख दीजिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, मोल इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में होगा तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, मोल को अगर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो मोल गिवन है, मोल कितना है 1/10, तो 1/10 इंटू n फैक्टर H2SO4 के लिए n फैक्टर कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 ml में है, तो 1000 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 कितना होगा 4। तो इसका जो नॉर्मलिटी आया इस सॉल्यूशन का वो कितना आएगा 4। तो इस तरह दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए H2SO4 का वेट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और नॉर्मलिटी आपको गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में नहीं होगा ml में होगा, तो 1000 से यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो सबको पुट कीजिए। नॉर्मलिटी गिवन है 0.2, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा 98, एन फैक्टर H2SO4 के लिए 2, वॉल्यूम गिवन है 1200 इंटू 1000। अब इसको ये दोनों कैंसिल हो गया, अब 2 से ये 49, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.2 इंटू 49 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो जो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 170.6 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह सॉल्यूट का जो वेट है डैट मीन्स H2SO4 का जो वेट आया कितना आ गया 11.76 ग्राम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम गिवन था, नॉर्मलिटी गिवन था और मोलर मास हम लोग जानते हैं, एन फैक्टर हम लोग जानते हैं, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए। तो इसको कॉपी कीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं 30% H2SO4 गिवन है, वेट बाय वेट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर ml और हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है मोलारिटी और नॉर्मलिटी। तो एक निकालना है मोलारिटी और मोलारिटी निकल जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या नॉर्मलिटी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब मोलारिटी निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में, आप परसेंटेज वेट बाय वेट अगर गिवन हो तो आप मोलारिटी निकाल सकते हैं। कैसे? तो परसेंटेज वेट बाय वेट में आप अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हो गया 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। और नीचे हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा किसका मोलारिटी का। अब परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है 30 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 इंटू 10 और सॉल्यूट जो है H2SO4 उसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा 98। ये आपका आ गया क्या मोलारिटी। अब नॉर्मलिटी निकालना है तो हम लोग जानते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब मोलारिटी यहाँ पे निकल चुका है 30 इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98 और H2SO4 का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 49 आएगा और 12 से इसको 48 मान के सॉल्व कीजिए तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 12 4 जा कितना आएगा 48। तो आपका आंसर कितना आएगा 30/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो इस सॉल्यूशन का जो नॉर्मलिटी आया वो कितना आ गया 7.5। तरीके से हम लोग मोलारिटी भी सॉल्व कर लिए और नॉर्मलिटी भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डाई बेसिक एसिड गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है एसिड का। अब इसका निकालना है कितना ग्राम प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दिया है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो डाई बेसिक एसिड का आपको वेट निकालना है। तो डाई बेसिक एसिड का मतलब हो गया वो एसिड जो है वो कितना H+ को रिलीज करेगा 2H+ को रिलीज करेगा। डैट मीन्स डाई बेसिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एन फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है और नॉर्मलिटी मालूम है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नॉर्मलिटी गिवन है कितना 0.1, वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम है
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 200 इंटू n फैक्टर 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 10, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 1 ग्राम। तो इस तरह डाई बेसिक एसिड का जो वेट आया वो कितना आ गया 1 ग्राम। तो ये जो क्वेश्चन है ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो आपको ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में आप जो भी फार्मूला है आप जानते हैं तो निश्चित है क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप समझ गए क्या गिवन है वो समझ गए तो क्वेश्चन जो है डेफिनेट बनेगा, एकदम निश्चित बनेगा, बशर्ते कि आपको जो फार्मूला है वो याद आना चाहिए और फंडामेंटल आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल से हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो फंडामेंटल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को तोड़ना आपको आना चाहिए।